जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 3 में आंकड़ों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गए होंगे। लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स रहती हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट की बुक मांगते हैं और जो लाइब्रेरियन होता है वो आपको वो बुक निकाल कर दे देता है। तो ऐसा कैसे संभव होता है? ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि उसने अलग अलग शेल्फ अलग अलग सब्जेक्ट के बनाए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो इंग्लिश का शेल्फ है और ये जो है वो हिंदी का शेल्फ है। अगर आप उससे इंग्लिश की बुक मांगेंगे तो वो इस शेल्फ में से देखकर आपको बुक दे देगा। यानी अलग अलग अलमारियों में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक रखी हुई हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। यानी हमने अलग अलग वर्ग बना दिए विशेषताओं के आधार पर। इन किताबों की विशेषता क्या है कि ये हिंदी की हैं, इन किताबों की विशेषता क्या है कि ये इंग्लिश की हैं। तो हमने इनकी विशेषताओं के आधार पर इनके वर्ग बना दिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्गीकरण। अब आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है? आंकड़ों के वर्गीकरण से आशय उस प्रक्रिया से, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि भाषा आपकी एक सी रहेगी। यदि आप एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जा सकता है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, प्रक्रिया है। आंकड़ों का वर्गीकरण से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी विशेषता क्या है कि ये हिंदी की हैं, इनकी विशेषता क्या है कि ये इंग्लिश की हैं। तो विशेषता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है ताकि उन्हें आगे के सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। तो आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है? आंकड़ों का वर्गीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। और ये तो आपने पहले आंकड़ों के संगठन में भी पढ़ा था, क्योंकि सांख्यिकी में क्या है कि जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, सबका उद्देश्य क्या होता है, सांख्यिकी विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना। तो ये लाइन आपकी हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगी। तो आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है? आंकड़ों के वर्गीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें क्या किया जाता है, आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है ताकि आगे का सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सके। अब आंकड़ों के वर्गीकरण किया क्यों जाता है, अलग अलग वर्गों में हम क्यों बांटते हैं? तो ये देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये एक कबाड़ वाला है। अब इसको पहला एक व्यक्ति आया और उसने कबाड़ा रख दिया, दूसरे ने कबाड़ा रख दिया, तीसरे ने कबाड़ा रख दिया। तो क्या आप इससे कोई एक वस्तु मांगेंगे तो इतने कबाड़ में से वह आपको एक वस्तु निकाल कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब वो क्या करेगा, आपको वस्तु निकाल के देने के लिए अब उसने व्यवस्थित कर लिया। यानी कागज़ की चीज़ें एक तरफ रख ली, प्लास्टिक की एक तरफ और धातु की वस्तुएं एक तरफ। तो अब व्यवस्थित हो गया, वर्गीकृत हो गया, तो वह आपको सामान निकाल के दे सकता है। तो वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है? पहला है सरलता। जब इसने अपने जो है सामान को वर्गीकृत किया तो इसको एक सामान निकालने में सरलता होगी। ऐसे ही जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं तो हमें निष्कर्ष निकालने में सरलता होती है। तुलनीयता, यदि हम आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हम तुलना कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ और ये मैथ हुआ। अगर इसमें 10, 9, 8 नंबर हैं तो हम तुलना कर सकते हैं ना कि मैथ में सबसे कम नंबर हैं और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर हैं। यानी आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है? आंकड़ों की तुलना करना। उपयोगिता, वर्गीकृत आंकड़े उपयोगी होते हैं क्योंकि उनसे निष्कर्ष जल्दी निकाला जा सकता है। आकर्षक प्रस्तुतिकरण, आंकड़े यदि सीधे 10, 9, 8 लिखे होते तो ये जो हैं आकर्षक नहीं होते, लेकिन इन्हें हमने टेबल में लिख दिया तो यही आंकड़े क्या हुए, आकर्षक हो जाते हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं।
वैज्ञानिकता, आंकड़ों का जो वर्गीकरण करने का तरीका होता है वह वैज्ञानिक होता है। तो ये आपके आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य हुए। अब है कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यानी आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन में ही आंसर है। काल का मतलब क्या होता है? समय, और अनुक्रम का मतलब क्या होता है? अनुसार, यानी समय के अनुसार जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि आपकी जनसंख्या दी है कि 1951 में 35.7 थी, 1961 में 43.8 हो गई, यानी समय के अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण हुआ है, तो हम इसे कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहेंगे। स्थानिक वर्गीकरण, जब हम स्थान, देखिए इसमें स्थानिक में क्या छिपा हुआ है? स्थान शब्द स्थानिक वर्गीकरण में छुपा हुआ है। तो जब हम स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि आपका ये स्थान दिए हुए हैं और इसके आधार पर ये आंकड़े वर्गीकृत हैं। अब अगला है गुणात्मक वर्गीकरण। तो ये भी आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि जब गुण के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े हैं। जनसंख्या के आंकड़े में यदि हमने पुरुष और स्त्री के आंकड़े अलग अलग किए तो ये कैसा वर्गीकरण होगा? गुण के आधार पर, क्योंकि जो पुरुष है वह स्त्री नहीं है और जो स्त्री है वह पुरुष नहीं है। तो इस तरफ के जो आंकड़े होंगे उनमें अलग गुण उपस्थित होगा और इस तरफ के आंकड़ों में अलग गुण उपस्थित होगा, यानी ये क्या हुआ? गुण के आधार पर वर्गीकरण। अगला है आपका मात्रात्मक वर्गीकरण। क्वेश्चन में ही आंसर है कि मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि 0 से 5 आयु वर्ग के 100 बच्चे हैं, 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 110 हैं। तो ये हमने क्या किया? मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? मात्रात्मक वर्गीकरण। अगला है चर। चर किसे कहते हैं? चर वह संख्यात्मक मान है जिसका मतलब, चर क्या होती है? एक संख्यात्मक इकाई होती है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। जैसे कि आप लंबाई हुई, किसी मजदूर की मजदूरी हुई, आपके सब्जेक्ट के जो प्राप्तांक हैं, हिंदी इंग्लिश के मान लीजिए प्राप्तांक हैं, तो ये सब क्या हैं? ये संख्या में व्यक्त किए जा सकते हैं। अब आपके हाफ ईयरली के जो मार्क्स होंगे वो अलग होंगे और एनुअल एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वो अलग होंगे, यानी इसमें यदि 10 आए हैं तो इसमें आपके 99 आए हैं। यानी जो चर होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो चर क्या है? चर संख्यात्मक मान है और ये परिवर्तनशील होते हैं। सतत चर क्या होता है? सतत चर का मतलब होता है कि कोई संख्या, मतलब ये कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। सतत चर क्या है? कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है और इन्हें निश्चित सीमा में गणितीय शुद्धता के साथ मापा जा सकता है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपके ये जो सतत चर होते हैं वो पूर्णांक में हो सकते हैं, 1 2 3 4। ये भिन्न में भी हो सकते हैं, ये अंडर रूट में भी हो सकते हैं। यानी सतत चर होते हैं उनमें गणितीय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये पूर्ण में भी हो सकते हैं और दशमलव में, दोनों प्रकार के अंक हो सकते हैं। अब है विविक्त या खंडित चर। खंडित चर जो होते हैं वो पूर्णांकों के रूप में ही होते हैं। पूर्णांक मतलब जैसे बच्चों की संख्या और परिवार की संख्या। जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। तो अब बच्चों की संख्या जो है वो पूर्णांक में ही हो सकती, क्योंकि 2 बच्चे हो सकते हैं, 2.5 बच्चा तो नहीं हो सकता। तो ये जो खंडित चर होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक के रूप में होते हैं, ठीक। और इनमें विस्तार नहीं होता, बल्कि एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच निश्चित अंतर होता है। मतलब
एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच निश्चित अंतर का मतलब होता है जैसे कि कोई दो अंक हैं और इनका मान क्या होता है, पूर्ण अंक के रूप में होता है। जैसे 2 जो है वो क्या है, पूर्ण अंक है, और 2.5 जो है वो पूर्ण अंक नहीं है। तो आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि खंडित चर वह चर होता है जिसका निश्चित मान होता है और ये पूर्णांक के रूप में होता है। अब ये सतत चर और खंडित चर का एग्जाम्पल दिया है। सतत चर का एग्जाम्पल है आप किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लें, और विविक्त या खंडित चर जैसे कि आप कितने बजे हैं, तो 2.5 भी बज सकते हैं, 2.5 भी बज सकता, 2.75 दशमलव में संख्या आ सकती है ना। आप नापते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो 1 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो हो सकती है। तो ये क्या है, खंडित चर के उदाहरण हैं, और ये क्या है, सतत चर के उदाहरण हैं। सो थैंक यू।